नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 60,244 पदों पर कांस्टेबल के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में अवगत कराया हुआ है, एक संक्षिप्त विवरण दिया था दोस्तों। आज हम उसी 60,244 पदों के कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, विज्ञापन आया है वह दोस्तों, इसके संबंध में, इस विज्ञापन के संबंध में हम संपूर्ण तरीके से इसको समझेंगे कि वास्तव में इसका जो भर्ती प्रक्रिया है वह क्या होने वाली है। इस सब के बारे में हम समझेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यह जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, इसका जो सबसे पहले हम बेसिक पे की बात कर लें दोस्तों, कि जब आप रिक्रूट होंगे आप जब भर्ती होते हैं दोस्तों, तो उस समय जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो उस समय क्या आपकी सैलरी होती है, उसके संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों। वास्तव में जो इसकी मूल सैलरी होती है, जो पे बैंड होता है, वो तो 5200 से 20,200 रुपए होता है दोस्तों। वहीं ग्रेड पे जो होता है वह 2000 होता है। यदि हम मूल वेतन की बात करें दोस्तों, तो जो उस समय मूल वेतन आपका होगा वह 21,700 रुपए होगा दोस्तों। लेकिन ये जो मूल वेतन 21,700 रुपए होगा दोस्तों, यही जैसे इसमें डीए जुड़ जाएगा, फूड अलाउंस जुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, डीए तो उस समय जुड़ेगा नहीं क्योंकि आप अंडर ट्रेनिंग रहेंगे, उसी में आपको कुछ बैरिक अलाउंस मिल जाएंगे दोस्तों। ये सब जुड़ करके कहीं ना कहीं आपके 26 से 27,000 सैलरी मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसा कि इसके पहले जो कैंडिडेट थे, रिक्रूट हुए थे, तो उनकी सैलरी इसी के आसपास थी दोस्तों। ठीक है, तो आपका मूल वेतन जो होने वाला है 21,700 रुपए था होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है कांस्टेबल का 60,244 के, इसके हम अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके संबंध में हम बात करते हैं। आपको पता भी है, ठीक है, जैसा कि जनरल में दोस्तों, जनरल की जो वैकेंसी है 24,102 पद है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है दोस्तों, उनकी जो पदों की संख्या है वह 24,102 पद है दोस्तों। ठीक है, वहीं यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो आर्थिक रूप से कमजोर है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनकी जो संख्या है दोस्तों, पदों की संख्या 6,024 है। ठीक है, 6,024। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा पद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग मींस ओबीसी की बात करते हैं दोस्तों। ओबीसी की जो भर्ती है दोस्तों, इसमें जो उनके पद हैं वह 16,264 पद हैं दोस्तों ओबीसी के। वही यदि हम एससी के बात करें दोस्तों, एससी कैटेगरी की, अनुसूचित जाति की, तो 12,650 पद हैं दोस्तों। ठीक है, वही दोस्तों एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 1,204 पद हैं। इस प्रकार जो कुल पद हैं, पदों की संख्या जो है 60,244 है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि जितनी भी वैकेंसियां इसके पहले हुई हैं, क्लियर हुई हैं, जितनी भी भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस में, विशेष करके कांस्टेबल पद पर दोस्तों, तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं थी जिसमें 60,000 पद आए हों। ठीक है, तो यह सबसे ज्यादा पद है दोस्तों, 60,000 पद। और आप थोड़ा सा इसमें मेहनत कर देते हैं अपनी पढ़ाई में दोस्तों, लिखित परीक्षा के लिए थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होना है। ये आप समझ कर चलें। बस आप कितना समय देते हैं डिपेंड ये करता है दोस्तों। ठीक है, और आपके पास लगभग, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने एक टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया हुआ है या फरवरी 2024 दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि उसमें हो ही जाए दोस्तों, और हो भी सकता है क्योंकि आपको पता ही है 2024 में ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है दोस्तों। तो हो सकता है उसके पहले यह परीक्षा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप मान कर चलें, आप तैयारी ये मानकर करें दोस्तों कि आपकी जो परीक्षा है वह फरवरी के लास्ट वीक में ही होगी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ी सी जो आपकी तैयारी है उसकी स्पीड को बढ़ा दें दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह जो भर्ती है, इसका जो ऑनलाइन डेट है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है, प्रारंभ है, कब से होने वाली है, हम आपको पहले ही वीडियो में बताए हुए हैं दोस्तों कि 27 दिसंबर मींस 27 दिसंबर 2023 से
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है दोस्तों 16 जनवरी 2024। ठीक है, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 है। और वही दोस्तों लास्ट डेट फीस जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वह 18 जनवरी 2024 है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, आपके पास मात्र 21 या 22 दिन का समय मिल रहा है मित्रों। आप इस बीच में अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप जैसे ही यह ऑनलाइन पोर्टल शुरू होता है तो आप 27 से लेकर 28, 29, 30 तक मैक्सिमम आप ये फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी, चाहे आपको रात में ही फॉर्म सबमिट करना पड़े लेकिन आप इसको सबमिट कर दें, नहीं तो सर्वर डाउन हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि इस वैकेंसी के लिए कम से कम 30 लाख स्टूडेंट तैयार हो दोस्तों। 30 लाख स्टूडेंट, कम से कम 30 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे दोस्तों। इसी के आसपास आप मान सकते हैं। ठीक है, 25 लाख प्लस। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो इसका आवेदन शुल्क है, आपको पता भी होगा 400 रुपए है दोस्तों। 400, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप जनरल के हों, ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य किसी श्रेणी के हों, जैसे स्वतंत्रता सेनानी हो, सबकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगनी है दोस्तों वह 400 रुपए लगनी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों हम इस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए ऐसे चुनिंदा टॉपिक लेकर आने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में आने हैं, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक होंगे क्योंकि आपके पास मात्र 1 महीना, लगभग 1 महीना ही बचा हुआ है दोस्तों। और इस 1 महीने में आपको रणनीति बनाकर अगर तैयारी नहीं करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है और आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अब जो शैक्षिक योग्यता है, तो शैक्षिक योग्यता दोस्तों आपके पास मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12वीं होना चाहिए। ठीक है, 12वीं या उसके समकक्ष। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जो इस बार 12वीं में है किंतु 18 वर्ष टच कर गए हैं लेकिन वो योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें अपेयरिंग सिस्टम नहीं है। जो क्वालिफाइड है, 12 क्वालिफाइड है, उन्हीं के लिए यह एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है दोस्तों। अब कुछ ऐसे भी योग्यताएं हैं, जैसे आप ओ लेवल किए हुए हैं दोस्तों, एक कंप्यूटर कोर्स होता है ओ लेवल, अगर आप उसको किए हुए हैं, या आप बी सर्टिफिकेट एनसीसी किए हुए हैं दोस्तों, तो भी आपको कुछ इसमें प्रेफरेंस मिल सकता है, वरीयता मिल सकता है दोस्तों। आयु की बात करें दोस्तों, तो आयु के संदर्भ में आपको हम बता दें कि जनरली अगर हम बात करें तो जो आयु है 18 से लेकर 22 तक है दोस्तों। लेकिन कुछ कैटेगरीज है, जैसे ओबीसी हुआ, ठीक है, एससी हुआ, और अनुसूचित जनजाति मींस एसटी जो हुआ दोस्तों, उनके लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो जो इन तीनों के लिए ओबीसी और एससी और एसटी तीनों के लिए दोस्तों 5-5 वर्ष का आरक्षण मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आरक्षण 5-5 वर्ष का मींस जो जनरल कैंडिडेट है दोस्तों, जनरल कैंडिडेट 18 से लेकर 22 तक उनकी उम्र होगी। ठीक है, वही दोस्तों यदि एससी, ओबीसी और एसटी है तो उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, मींस उनकी जो एज बाउंड्री है दोस्तों वह 27 वर्ष हो जाती है। क्लियर है, 18 से 22 था, और 22 मींस जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो 22-5-27 मींस 18 से लेकर 27 तक ओबीसी, एससी और एसटी आते हैं दोस्तों। वही कंडीशन है महिला में दोस्तों। ठीक है, महिला में दोस्तों जो उम्र है 18 से 25 तक है। ठीक है, 18 से कोई भी महिला हो वह 18 से 25 तक यदि उनकी एज है तो वह एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एबल है। ठीक है, योग्य है दोस्तों। वही यदि एससी, ओबीसी और एसटी के हैं दोस्तों तो उनको 5 वर्ष की छूट है दोस्तों। मींस इस प्रकार जो महिला ओबीसी, एससी और एसटी है उनको जो एज बाउंड्री है दोस्तों 18 से लेकर 30 तक हो जाती है, ये ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कैरेक्टर के बारे में। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे दोस्तों जो चाहे गलत किए हो या ना गलत किए हो सकता है उनका किसी मुकदमे में नाम पड़ गया हो दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चोरी करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है,
या कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता है, कोई दूसरा व्यक्ति करता है लेकिन गलती से उसका नाम मुकदमे में दर्ज हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति ध्यान दीजिएगा जिनके नाम से मुकदमा दाखिल हुआ है, मुकदमा दायर हुआ है, वो इसके योग्य नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक चीज और है दोस्तों कि जो व्यक्ति मुकदमा, जिसके नाम से मुकदमा चल रहा है दोस्तों, अगर उसके नाम से मुकदमा चल रहा है और वह बाद में दोष मुक्त हो जाता है, मीन्स जिसका मुकदमा लंबित है दोस्तों, वो उसके योग्य है, वो इसके योग्य है। मुकदमा चल रहा हो और वह लंबित हो, मीन्स वह दोष सिद्ध ना ठहराए गए हो, तो वो दोस्तों क्या है, मीन्स इसके योग्य है, वो फॉर्म भर सकते हैं। किंतु बाद में निर्णय आने के बाद मान लीजिए कि उनका लिखित परीक्षा होता है और वो क्या कहते हैं कि फिजिकल होता है, सब कुछ हो जाता है और ट्रेनिंग करने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। और ट्रेनिंग करने के दौरान यदि दोष मुक्त हो जाते हैं तो दोस्तों उनकी जो नौकरी होगी वो चलती रहेगी, लेकिन वह दोष सिद्ध हो जाते हैं तो दोस्तों उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम बात करते हैं जो चयन की प्रक्रिया है उसके संबंध में बात करते हैं, भर्ती प्रक्रिया है उसके संबंध में कि कैसे कैसे आप गुजरते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, ठीक है। लिखित परीक्षा में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा। शारीरिक मानक परीक्षण का मतलब यह है कि आपकी ऊंचाई कितनी है, आपका सीना कितना है, आप उस दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं जिसका मानक भर्ती बोर्ड द्वारा तय किया गया है, ठीक है। तो ये शारीरिक मानक परीक्षण होगा। उसके बाद दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसमें दौड़ वगैरह आएगा, ठीक है। दौड़ को वहां दौड़ का परीक्षण किया जाएगा। ये है 4 स्टेजेस दोस्तों। पहला क्या है, पहला है लिखित परीक्षा, और दूसरा हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, तीसरा हो जाता है शारीरिक मानक परीक्षण, और चौथा हो जाता है दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षण हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं जो लिखित परीक्षा है दोस्तों। लिखित परीक्षा जो होगा दोस्तों वह OMR पर आधारित होगा, मीन्स आपका कंप्यूटर पर आधारित नहीं होगा। ये आपको बिल्कुल नोट करके रखना है, और आप अपने माइंड से जो डाउट होगा कि कंप्यूटर पर आधारित होगा इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनको कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम देने में बड़ी समस्या होती है दोस्तों, विशेष करके जो ग्रामीण के लोग होते हैं, ठीक है। ग्रामीण कैंडिडेट होते हैं उनको समस्याएं होती हैं। कुछ ऐसे भी ग्रामीण के व्यक्ति होते हैं, कैंडिडेट होते हैं जिनके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं हो पाती है, तो वह प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं दोस्तों, जो कि ऑनलाइन परीक्षा में वह किसी न किसी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों यह परीक्षा जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर है वह OMR पर आधारित है। जैसे आप पहले पेपर देकर आते थे, काला रंग करके, काला कलर करके आते थे, उसी पर आधारित है दोस्तों यह जो परीक्षा होने वाली है यह विकल्पीय होगी, बहुविकल्पीय होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसमें कुल 150 प्रश्न आएंगे दोस्तों। कितने प्रश्न आएंगे मित्रों? 150 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा दोस्तों 2 अंक का होगा, ठीक है। इस प्रकार जो पूर्णांक होगा दोस्तों कितना होगा? 300 का होगा। और दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितना है दोस्तों? 1/4 निगेटिव मार्किंग है। जब आप उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, विज्ञापन को ओपन करेंगे दोस्तों, तो उसमें आप पाएंगे कि जो आपका माइनस मार्किंग है 0.5 अंक काट लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। 0.5 अंक काट लिया जाता है जब एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो, ठीक है। अब 0.5 अंक का मतलब ये मत समझिएगा दोस्तों कि वह 1/2 माइनस मार्किंग है, इसको बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि 2 का 1/4 निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे दोस्तों, तो आपका 0.5 अंक ही आता है। अर्थात जो आपका माइनस मार्किंग है 1/4 है, मीन्स 1/4 है। क्लियर है। चलिए, तो ये हुई दोस्तों लिखित परीक्षा का जो एक पैटर्न होगा, हमने बताया कि OMR बेस्ड पर आधारित होगा। क्लियर है। और हम थोड़ा सा बात कर लें दोस्तों कि जो लिखित परीक्षा है यह एक या एक से अधिक पालियों में हो सकता है। जैसे कैंडिडेट अगर ज्यादा अप्लाई करते हैं तो एक से अधिक पालियों में हो सकता है, या एक से अधिक दिनों में भी हो सकता है। और जैसे ही एक से अधिक या एक से अधिक पालियों में होगा दोस्तों, या एक से अधिक दिनों में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होगा। क्लियर है। इन्होंने जो भर्ती बोर्ड ने एक जो विज्ञापन निकाला हुआ है उसमें लिखा हुआ है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं मित्रों कि जो शारीरिक मानक परीक्षण होगा
वह क्या होता है दोस्तों? शारीरिक मानक परीक्षण। शारीरिक मानक परीक्षण का मतलब यह हुआ मित्रों कि जैसे पुरुषों में यदि हम बात करें तो ऊंचाई कितनी है। पुरुषों में दोस्तों जो ऊंचाई होने वाली है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए वह 168 सेंटीमीटर होगी। जो हाइट होने वाली है कैंडिडेट की वह कितनी होगी दोस्तों? जनरल, ओबीसी और एससी में 168 सेंटीमीटर। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें एसटी कैंडिडेट की, तो जो एसटी कैंडिडेट की होने वाली है दोस्तों वह 160 सेंटीमीटर होगी। जो एसटी कैंडिडेट है उनकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? 160 सेंटीमीटर। क्लियर है? वही दोस्तों सीना यदि हम बात करें दोस्तों, सीना में यदि हम बात करें तो सीना जो एससी, जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनकी जो सीना ली गई है वह 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर, मीन्स 79 सेंटीमीटर बगैर फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद दोस्तों। ठीक है? और जो एसटी कैंडिडेट है दोस्तों उनका सीना बगैर फुलाने पर 77 सेंटीमीटर और फुलाने के पश्चात 82 सेंटीमीटर लिया गया है दोस्तों। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं महिला कैंडिडेट के लिए दोस्तों कि महिला कैंडिडेट की ऊंचाई कितनी होगी। तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए दोस्तों जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी ऊंचाई जो होने वाली है वह 152 सेंटीमीटर होगी दोस्तों। वहीं एससी कैंडिडेट के लिए जो महिला कैंडिडेट है, एसटी के लिए उनकी जो ऊंचाई होगी वह 147 सेंटीमीटर होगी दोस्तों। महिला के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी किसी भी कैटेगरी की महिला हो उनकी जो वजन होना चाहिए वह कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है? 40 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए। अब शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करते हैं दोस्तों। चाहे आप जनरल के हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी और एसटी, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी जो रनिंग होने वाली है दोस्तों वह 4800 मीटर होगी, मीन्स 4.8 किलोमीटर होगी। और यह जो दौड़ होगी 4800 मीटर की वह 25 मिनट पे आपको कवर करना होगा दोस्तों। वहीं यदि महिला कैंडिडेट की बात करें दोस्तों तो महिला कैंडिडेट को 2400 मीटर या 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी। और यह जो दौड़ होगी दोस्तों वह 14 मिनट में पूरा करना है। ये आपको सुनिश्चित करके चलना है दोस्तों। ठीक है? तो ये था दोस्तों एक फिजिकल की कंडीशन। और साथ साथ में ये ध्यान देना है दोस्तों कि जो भी आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आरक्षण की श्रेणी में जो आते हैं कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा जाति प्रमाण पत्र आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बनाया गया हो दोस्तों वही लगेगा। और साथ साथ में निवास भी आप कंप्लीट कर लेंगे। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आप दोस्तों जरूर अपडेट करके रखिए। ठीक है? आप फॉर्म जब भरा जाएगा तो उसमें आप सबमिट करना होगा दोस्तों। ठीक है? आपके पास मीन्स उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रख सकते हैं? ये आपका आधार कार्ड हो जाएगा दोस्तों, आपका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो लगेगा। और तीसरा लगेगा दोस्तों जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगेगा दोस्तों। ठीक है? आपके पास आधार कार्ड, आईडी जरूर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है? और पैन कार्ड भी होना चाहिए क्योंकि पैन कार्ड भी एक आईडी होता है दोस्तों। ठीक है? और साथ साथ में आपको पता ही है फोटो लगेगा, ये फोटो, सिग्नेचर, ये सब सारे के सारे सबमिट होंगे। फोटो हाल ही का हो दोस्तों, बिल्कुल रंगीन हो। ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि कुछ और भी बिंदु है। जैसे अब हम लिखित परीक्षा के संबंध में बात कर ही लिए दोस्तों। ठीक है? लिखित परीक्षा में आपको पता ही है कि 4 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन होगा सामान्य ज्ञान का। ठीक है? सामान्य ज्ञान में दोस्तों 38 प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न 2 अंक के होंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद जो दूसरा होगा दोस्तों सामान्य हिंदी होगा। सामान्य हिंदी में 37 प्रश्न होगा। ठीक है? फिर उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगा, मानसिक क्षमता होगा दोस्तों, यह भी 38 नंबर का होगा। ठीक है? और उसके बाद मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता आईक्यू से संबंधित होगा, यह 37 प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है? इस प्रकार आपकी लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे दोस्तों और जिनके मार्क्स कुल होंगे दोस्तों कितना? 300 नंबर। क्लियर है दोस्तों? ये पूरा आपने विवरण समझा। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपका डाउट क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों? आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर लें। ठीक है दोस्तों? तो ये जो पूरा संक्षिप्त विवरण था, संपूर्ण विवरण था, उसको हमने समझाया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, नमस्कार।